नमस्कार। ये पाकिस्तानी मूर्ख क्यों नाच गा रहे हैं? इनको ऐसा लग रहा है कि ये कोई वॉर जीत गए हैं और इसकी खुशी मना रहे हैं। ये बात नहीं समझ रहे कि ये पाकिस्तानी आर्मी का प्रोपेगेंडा है, जो उनका ISPR विंग है उसका प्रोपेगेंडा है कि हमने देखो भारत को मजबूर कर दिया घुटने टेकने पर और उन्होंने एग्रेशन शुरू किया था और 4 दिन में ये जो युद्ध हो सकता था वो बंद हो गया। इन नाचने गाने वालों को इस बात का कोई इल्म नहीं है, कोई अंदाज़ नहीं है कि ये किसके टुकड़ों पर पल रहे हैं। 50 के दशक से लेकर 90 के दशक तक ये अमेरिकन्स के टुकड़ों पर पलते रहे। अमेरिका ने इन्हें इसलिए पाला हुआ था, पहले कारण था कि भी भारत USSR के साथ था तो अमेरिका ने इसे अपना साथी बना लिया था यहाँ पर, जो एशियन पॉलिटिक्स के चक्कर में, साउथ एशियन पॉलिटिक्स के चक्कर में। फिर धीरे धीरे बात बढ़ती गई तो अफ़गानिस्तान में अमेरिका का इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि रशिया ने 77 में अफ़गानिस्तान को इन्वेड कर दिया था। तो भाड़े के टट्टू कहाँ मिलते थे? पाकिस्तान में। अमेरिका ने पाकिस्तान आर्मी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स और करोड़ों रुपए के जहाज और एमुनिशंस दिए। किस लिए? कि वो उनकी लड़ाई अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी लड़ रही थी। इस पूरे चक्कर में पाकिस्तान के 90,000 सैनिक मारे गए। 10 साल में उनके 90,000 सैनिक मारे गए और ये उल्लू भाड़े के टट्टू होने का जश्न मना रहे हैं। अब क्या हो रहा है? अब चाइना ने पाकिस्तान को खरीद लिया है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये चाइनीज़ इनके दोस्त हैं। चाइनीज़ किसी के दोस्त नहीं है, वो अपने आप के दोस्त हैं। USA किसी का दोस्त नहीं है, वो अपने आप अपने जो इंटरेस्ट है उसको देखते हैं, उसमें वो किसका उपयोग कर सकते हैं इस बात को देखते हैं। तो पिछले 10-20 साल से चाइना ने देखा कि भाई हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया, जिसमें कि चाइना से उन्होंने काराकोरम पास, ऐसे ऊपर आप मैप देखते जाएं, ऊपर से रोड आती है जो कि उनके ग्वादर पोर्ट पे और कराची पोर्ट को जोड़ती है। उसके लिए उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनको दिए हैं पाकिस्तान को। और अब चाइना का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो कोई पाकिस्तान को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि ये भाड़े के टट्टों को ये बात नहीं समझ में आ रही कि पिछले 35 साल में, यानी इस शताब्दी के 25 और उसके पहले 90 के दशक से पिछले 35 सालों में ये 25 बार IMF के पास गए लोन लेने के लिए कटोरा लेके। और आज भी युद्ध के दौरान 9 मई को इनको $2.5 बिलियन का IMF लोन अप्रूव किया गया। आज सबसे ज़्यादा पैसा इनको चीन ने दिया हुआ है, करीब $30 बिलियन। तो चीन अपनी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आप तो उनके कर्जदार हो, आप उनके कोई दोस्त नहीं हो। कोई भी कर्जदार दोस्त नहीं होता। अब ये देखिए कि अफ़गानिस्तान को अभी तालिबान के हाथों में गए हुए 3-4 साल हुए हैं और इस दौरान उसकी GDP पाकिस्तान से ज़्यादा हो गई है। 30 साल में बांग्लादेश की GDP पाकिस्तान से बेहतर हो गई है। आज पाकिस्तान 2.5% एनुअल ग्रोथ है, उसकी GDP की ग्रोथ 2.5% है और 23% का इन्फ्लेशन है। यानी आज अगर आपको आटा दाल आलू 50 रुपये में मिल रहा है तो वो 23% बढ़ के ही मिलेगा अगले 2-4 महीने में। तो जो महंगाई की जो दर है वो इनको मार रही है और ये जश्न मना रहे हैं। इनने जीत लिया, क्या जीत लिया भगवान जाने। अब इन भिखमंगों को ख्याल भी है कैसे आया कि इन्होंने युद्ध जीत लिया है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आसिफ मुनीर, जो उनके आर्मी के चीफ हैं। उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है, जगह जगह पूरे देश में पोस्टर लगाए गए हैं कि आसिफ मुनीर ने
जिता दिया और भारत को हरा दिया। ये प्रोपेगेंडा क्यों? क्योंकि आसिफ मुनीर को अपनी सीट जो है वो बचानी है, अपने पावर्स को बढ़ाना है, अपनी गद्दी की सुरक्षा करनी है। आर्मी सब कुछ चलाती है, वहाँ टूथपेस्ट से लेकर प्लेन तक सब आर्मी के कब्जे में है। यानी अगर टूथपेस्ट भी बेचना है किसी को तो आर्मी के थ्रू खरीदता है, यानी उसके सीएनएफ जो है वो आर्मी है। तो उनकी इकॉनमी तो इसीलिए बर्बाद होनी थी। जब एक आदमी मोनोपोलाइज कर रहा है सब कुछ तो अपने ढंग से बेच खा रहा है, तो वो बर्बाद कर रहा है। वो दुबई में और लंदन में सब पैसे जमा कर रहे हैं इन लोग, आर्मी के लोग भी और पॉलिटिशियंस भी। जब भी नवाज शरीफ बाहर होते हैं पद से, वो लंदन में दिखाई देते हैं। जब भी मुशर्रफ बाहर होते हैं तो दुबई में या लंदन में दिखाई देते हैं या न्यूयॉर्क में दिखाई देंगे। तो पैसा कौन खा रहा है? आर्मी का टॉप ब्रास। ये प्रोपेगेंडा क्या कर रहे हैं कि भाई हमने देखो देश को बचा लिया। दूसरा और सबसे मुख्य कारण है चीन। चाइना ने न सिर्फ इनको लॉजिस्टिक्स की सहायता की, वेपन से सहायता किया, मिसाइल और प्लेन्स दिए। यानी आप तो ये मान के चलिए कि खरीदे क्या पाकिस्तान ने? जब वो खुर्जी कर्ज में डूबा तो खरीद तो सकता नहीं, दिया, दान के रूप में दिया। अब चीन ने न सिर्फ ये किया बल्कि 4 दिन जो युद्ध चला है उसमें चीन ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने एक्टिवली गाइडेंस किया है। उनके लोग, उनके सैनिक खड़े थे, नहीं तो ये पता नहीं क्या गड़बड़ कर दें बोल के। उनके J-10 पहली बार ऐसा हुआ कि जो चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उनके वेपनरी है, उसकी लाइव टेस्टिंग हुई किसी युद्ध में। तो उनके J-10, J-16 जो उनके वॉर प्लेन्स हैं, जेट जो हैं, उनकी टेस्टिंग हुई और PL-15 जो उनकी मिसाइल है उसकी टेस्टिंग हुई। तो ये युद्ध पाकिस्तान ने ना लड़ा है, ना जीता है, ना हारा है। ये युद्ध लड़ा है चीन ने। उन्होंने भारत को नहीं हराया, लेकिन उनकी विश्व मार्केट में उनकी साख बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है? उनकी जो PL-15 जो मिसाइल है, और सिर्फ $1.5 लाख में बनती है वो मिसाइल, जबकि हम इतने महंगे महंगे प्लेन उड़ा रहे हैं, इतनी महंगी मिसाइल्स बना रहे हैं। वो $1.5 लाख की मिसाइल अब दुनिया भर के देश खरीदने को तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने उसका परफॉर्मेंस देख लिया है इस युद्ध में। तो चीन की साख बढ़ी है। उनके J-10, J-15, अब वो सेकेंड जनरेशन, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट उनके आ गए, J-25 और J-35। उनकी डिमांड बढ़ेगी और ये स्टॉक एक्सचेंज में तुरंत विजिबल हो जाता है। स्टॉक एक्सचेंज में उनके चाइनीज़ आर्म्स डीलर्स की और आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स की जो स्थिति है वो करीब 30% सुधर गई है पहले से। तो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है चाइना को इस वॉर में। तो आप इसको भारत पाकिस्तान युद्ध की तरह ना देखें। ये चीन की इन्वॉल्वमेंट इस युद्ध के बैलेंस को बना कर रखी हुई है। आपने सोचा होगा कि ये 4 दिन का युद्ध कैसा होता है, 4 दिन में ही आखिर युद्ध क्यों समाप्त कर दिया गया या क्यों समाप्त हो गया? इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। विश्व के दूसरे सोर्सेस से लिया गया है। सरकारी तौर पे आज तक इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया है, लेकिन इसे हमें कंसिडरेशन में लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि जो PL-15 मिसाइल है चाइना की, वो मैक 5 की गति से चलती है। मैक 5 एक गति होती है साउंड से 5 गुना अधिक, वो उस गति से वो चलती है। और उसने हमारे 3 राफेल और 2 मिग 5 विमान गिरा दिए। मिग 5 तो पुराने जेट थे, राफेल जो है वो मैक 4 की गति से चलता है। तो PL-15 जो चाइनीज़ इक्विपमेंट है उसने हमारे राफेल जब गिरा दिए तो हमारे यहाँ हड़कंप मच गया उसी रात। ये 8 की रात की बात है, 8-9 की रात की। तो हमने अपने सारे राफेल अंदर कर दिए। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत गुप्त इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बहुत वेरियस सोर्सेज से निकाल के दे रहा हूँ, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। लेकिन
ये सत्य है कि उसके बाद हमने कोई भी राफेल नहीं बाहर निकाला। राफेल हमारे और उनके जितने भी जेट थे, J-10 और J-16, वो अपनी अपनी वायु स्पेस यानी एयर स्पेस में ही उड़ रहे थे, कोई दूर से नहीं थे। PL-15 की मारक क्षमता करीब 200 किलोमीटर है। तो जब हमारे राफेल के टुकड़े भटिंडा के पास पाए गए, भटिंडा एयरबेस के पास, तो हमें समझ में आ गया कि ये जो मिसाइल है वो हमारे राफेल्स को ख़त्म कर सकता है। तो हमने अपने राफेल सब अंदर डाले और आखिरी स्टेप के तौर पे हमने अपना ब्रह्मोस मिसाइल इस्तेमाल किया 9 की रात को। ब्रह्मोस मिसाइल ने जाके उनके 3 एयरबेस नष्ट कर दिए, जिसमें थे एक वो नूर खान एयरबेस है जो कि राजस्थान बॉर्डर पे, एक रावलपिंडी पे गिरा। 3 एयरबेस उनके हमने नष्ट कर दिए रातों रात। अब ये जो है युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था 9 की रात को। जब उनके 3 एयरबेस नष्ट हो गए तो पाकिस्तान ने अपनी फतह 2 मिसाइल निकाली। इंटर बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं ये, जो इनकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक होती, लेकिन हमारी ब्रह्मोस थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है। फतह 2 को हमने अपने मिसाइल से, बराक मिसाइल से और इज़राइल की दी हुई मिसाइल से रोक लिया हमने। हमारे यहाँ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उसी रात चाइनीज़ को भी समझ में आ गया और पाकिस्तानियों को भी कि ये युद्ध अब बिना न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगाए समाप्त नहीं हो पाएगा। और जो हमारे ब्रह्मोस मिसाइल गिरे थे पाकिस्तान में अपने टारगेट्स पे, उन पे न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं थे, लेकिन वो जिन जगहों पे गिरे वहाँ पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे थे पाकिस्तान के। ये सैटेलाइट इमेजरी में USA को दिख रहा था, उनको भी दिखा, चाइनीज़ को भी दिखा, और भी जो फ्रांस, UK, इनको सबको दिखा। तो रात भर फिर घबरा के पाकिस्तान ने रात भर US फ़ोन लगाया, USA वालों ने हमें फ़ोन लगाया, हमें मतलब न्यू दिल्ली को फ़ोन लगाया, और ये चर्चा रात भर चली कि भाई ये अगर बात न्यूक्लियर वेपन्स पे आ गई तो फिर हमारे दोनों कंट्रीज़ का तो छोड़िए, विश्व का भी नुकसान होगा। चाइनीज़ को भी समझ में आ गया, तो चाइनीज़ ने एक कदम पीछे हटाया। जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स वहाँ पे जमा हो रहे थे, या तो जान करके जमा किए जा रहे थे या रावलपिंडी के एयरबेस पे थे, रखे हुए थे। तो फिर रात भर जो डिस्कशन हुआ डिफेंस सेक्रेटरी से, डोनाल्ड ट्रंप से, उसके बाद उनका फ़ोन आया न्यू दिल्ली कि भाई आप लोग अब ये बंद करें, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इंडिया ने 2 टूक जवाब दिया कि भाई कोई हम तो बंद नहीं करने वाले, उनके लोगों को आप बोलिए कि वो हमें फ़ोन करें और इसे बंद करें, तब हमें कंसिडर करेंगे। तो जैसा कि फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने बताया, 3:35 पर 10 तारीख को फ़ोन आया वहाँ के DGMO का, हमारे DGMO को, कि जो हमारे DGMO है गई, उनको फ़ोन आया कि भाई युद्ध समाप्ति की जाए और लेट अस कॉल इट अस ट्रूस। लेकिन अब होशियारी देखिए ट्रंप की, उसने पहले ही अनाउंस कर दिया। इससे पहले कि हम दोनों नेबर्स आपस में मिलके कुछ अनाउंस कर पाते, उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया कि देखो देखो जी, मैंने तो करवा दिया सबका काम। तो क्रेडिट लेने में हर कोई माहिर है, ट्रंप ले गए इस बात का क्रेडिट। अब युद्ध किस तरह से बढ़ा था, पहले दिन हमने 9 टारगेट्स हिट किए थे, और इसमें यूज़ हुए थे स्काल्प और हैमर, जो कि हमने फ्रांस और इज़राइल से लिए हैं। ये मिसाइल यूज़ हुए थे, और इन्हीं मिसाइल थे हमने फतह 2 को भी इंटरसेप्ट किया था। अब जब इतने हथियार और ये उच्च श्रेणी के हथियार हैं, ये सब इस्तेमाल हो गए, तो चाइनीज़ को तो अब समझ आ गया है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है। उनको ये भी समझ में आ गया कि हमारे राफेल उनके J-10 और J-16 का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पास और भी 6th जनरेशन के जो J-25 और J-35 हैं, उनका मुकाबला कैसे करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा, जब आप
पूरी चीज़ों को देखेंगे पर्सपेक्टिव में, तो एक बहुत बड़ा नुकसान हमें हुआ है कि हमें पता चला हमारे जो राफेल जो हम खरीद रहे हैं ये मॉडर्न युद्ध में अब बेकार जाएंगे। मॉडर्न युद्ध में और एक नई चीज़ आई है, वो है ये ड्रोन्स। तो टर्की ने भी ड्रोन्स दिए पाकिस्तान को, चाइना ने भी दिए। हमारे पास अपने ड्रोन्स हैं जो आकाश तीर कहलाते हैं, वो हैं जिनको हमने इस्तेमाल किया। इज़राइल से कुछ मिले हुए यानी ख़रीदे हुए ड्रोन्स हमारे पास हैं, वो हमने इस्तेमाल किए। पहली बार ऐसा हुआ कि हमने 36 जगहों को टारगेट किया, मतलब ये युद्ध 36 जगहों पे लड़ा गया है, मतलब इसका इम्पैक्ट हुआ, इफ़ेक्ट हुआ 36 जगहों पे। आखिरी सेगमेंट पे मैं आपको बताता हूँ कि अब क्या होगा या क्या होना चाहिए। मतलब पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि जब पुलवामा हुआ था तब हमने बालाकोट पे एक स्ट्राइक किया था। एक रात में कुछ स्ट्राइक्स वहाँ पे मिसाइल दागे थे, अपने एयर स्पेस के अंदर से वहाँ डाले थे, एयर टू सरफेस मिसाइल जो कि किया जाता है। जो आज पहली बार में भी हमने इस बार 9 जगहों पे दागे, जिसमें कि पंजाब में पहली बार 50 साल से ज़्यादा पहली बार हमने पंजाब को हिट किया था, बहावलपुर वगैरह को। अब आप इसे हिस्टोरिक किस में देखिए, पर्सपेक्टिव में, और नए पर्सपेक्टिव में देखिए कि अब जब अगला युद्ध होगा तो ये जो हमने नया परचम लहरा दिया है, यहाँ से बात शुरू होगी। तो अगली बार जब भी युद्ध होगा तो 9 टारगेट तो छोड़िए, इस बार उसके आगे जाना पड़ेगा। पिछली बार 1 था, अभी 9 हो गए, अब 9 से ज़्यादा, अब हमने 3 एयरबेस मार दिए, अब इसके आगे जाना पड़ेगा नेक्स्ट टारगेट। तो आज जो हम बोल रहे हैं, मोदी जी जो कह रहे हैं कि अगर वो गोली मारें तो हम गोला मारेंगे, तो ये बात बढ़ चुकी है। हम कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ भी टेररिस्ट एक्टिविटी करी हमारे क्षेत्र में तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और फिर हम उसी हिसाब से जवाब देंगे। तो अगला जो स्टेप होगा, अगला जो वॉर होगा, आज होता है, कल होता है, 5 साल बाद या 20 साल बाद, वो इससे आगे बढ़कर होगा। जो आज हो चुका है 4 दिन, अगला वॉर हो सकता है 1 ही दिन हो, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। इससे ज़्यादा प्रिपरेशन करके हमें रखना पड़ेगा। अब जो लेसन्स जो हमें सीखने चाहिए इस 4 दिन के युद्ध से, उनमें सबसे ऊपर है कि रूस जैसे विश्वसनीय जो सहयोगी हमारा पिछले 70 साल से रहा है, उसको इस बार हमने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। उसका S-400 हमने ज़रूर इस्तेमाल किया। ये देखिए कि आज S-400 नहीं होता तो हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा गफलतें हो जाती, कितनी ज़्यादा डैमेज होता जान माल का, और हमारे हो सकता है हमारे एयर बेसेस भी हिट हो जाते। तो S-400 जो मिसाइल रोधक या इनका इक्विपमेंट है रूस का, वो कितना काम आया, लेकिन कूटनीतिक तौर पर हमने रूस का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। हम अब अमेरिका पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। तो 2-3 दशक पहले पाकिस्तान अमेरिका पे भरोसा कर रहा था, आज वो चीन पे कर रहा है। हम 1 दशक पहले तक रूस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे, अब अमेरिका भी उस गणित में शामिल हो गया। तो इसको बहुत अच्छे से बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ना बांग्लादेश से हमारे संबंध अच्छे, ना मालदीव, ना नेपाल, ना पाकिस्तान। अब आप देखिए इस 4 दिन के युद्ध में हमारा कोई भी पड़ोसी देश हमें सपोर्ट करने आगे नहीं आया। कोई मतलब वो इक्विपमेंट नहीं देते, लेकिन बातचीत से हमें सपोर्ट करते। कोई डिप्लोमेटिकली हमें सपोर्ट देने नहीं आया। और जहाँ जहाँ मोदी जी ने ये मोदी मेले लगाए और हाउडी मोदी और दुनिया भर के, इन देशों में से भी कोई हमें सपोर्ट करने नहीं आया। जिन देशों ने बड़े बड़े अलंकरण दिए हैं मोदी जी को, हाउस ये ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ पेरिस और ऑर्डर ऑफ सऊदी अरेबिया, ये सब जो दिए हैं बड़े बड़े मेडल, वो भी कोई नहीं आया सामने। जबकि पाकिस्तान भले भीख मांगकर, लेकिन उसके पास टर्की, ईरान, चाइना, ये सबका सपोर्ट उसे हासिल था, और अंत में यूएसए ने भी उसे सपोर्ट किया। हमारी जो जितनी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं, जितने भी
नए जो आकाश तीर और ये सब बना रहे, ये प्रेजेंट जनरेशन के लिए ठीक है। बट जैसा कि यूके के पूर्व एयर चीफ मार्शल ने कहा, जिनका नाम है शॉन बेल, उन्होंने कहा कि ये PL-15 और J-10 और वगैरह तो बी श्रेणी के चाइनीज़ हथियार हैं। पता नहीं उनने अपने लिए क्या रखा हुआ है, उनके एडवांस कितने एडवांस हथियार हैं। तो हम उस जगह पर पहुंचने में कम से कम हमें 10 साल लगेंगे अगर आज हम काम शुरू करें तो ये हमें ध्यान देना होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये PL-15 तो 2015 में चाइनीज़ फोर्स में आ गया था, चाइनीज़ आर्मी में। ये जो J-10 वगैरह हैं ये तो 2012 में आ गए थे। तो वो आज कितने काम आ रहे हैं 2025 में। आज अगर हम 5th जनरेशन 6th जनरेशन के बनाने शुरू करेंगे, राफेल तो आप मान के चलिए कि ये किसी काम का नहीं रहेगा। मैक 5 इससे तेज तो उनकी बी श्रेणी की मिसाइल हो चुकी है। तो आज से हमें सिर नीचे करके अपनी जो सुरक्षा कवच है उसको बढ़ाने की कोशिश करनी ज़रूरी हो गई है। मतलब अब तो एक्सपोज हो गया सब कुछ, ये हमारी ज़रूरत बन गया है ये। अच्छा, अब आप ये देखिए कि प्राइम मिनिस्टर के जितने भी एडवाइज़र थे ये सब पिछली पीढ़ी के एडवाइज़र हैं, जब पहले ऐसे युद्ध लड़े जाते थे। मतलब आज आप भले 20 साल के लड़कों को ना लें अपने एडवाइजरी ग्रुप में, कम से कम उनको रखना पड़ेगा 30-35 साल की उम्र के जो कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं, सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनको रखना पड़ेगा। अब ये 60 साल के और डोवाल की उम्र के और राजनाथ सिंह की उम्र के ये एडवाइज़र अब नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि भाई आपने बिना ज़्यादा स्टडी किए ये सब मैक 4 मैक 5 वाली स्टडी तो आपको अटैक करने के पहले कर लेनी थी, ठीक ही नहीं? आपको ये स्टडी करके अटैक करना चाहिए था सब जगह। तो ये क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपके पास उस लेवल के एडवाइज़र नहीं है। तो उस लेवल के एडवाइज़र हमें इंडक्ट करने पड़ेंगे अपनी सिक्योरिटी काउंसिल में। और जो सबसे ज़रूरी और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ वो हमारी 3rd क्लास या 4th क्लास भी समझ लें, ये गोदी मीडिया, इनने जो माहौल बनाया ये म्यूनिसिपैलिटी और लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन के लिए ठीक है। ये युद्ध स्तर पे ये इस तरह की बचकाना बकवास, इससे हमारी भद्द पीटी पूरी दुनिया में। कराची जीत गए और रावलपिंडी ख़त्म और वो उनका सेना में विद्रोह और हम मतलब इस्लामाबाद पे कब्जा, बेवकूफ़ी की हरकतें करने में, बकवास टाइप के विजुअल्स बनाने में, AI जनरेटेड विजुअल्स बना कर जनता को बेवकूफ़ बनाना, ये इलेक्शन तक ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होनी चाहिए। इवन पाकिस्तान की जो मीडिया ब्रीफिंग थी वो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है, लेकिन इतने अच्छे से की गई है कि लोग उस पर विश्वास कर सकते हैं। आप इस तरह की बकवास। दूसरा, ये इवेंट मैनेजमेंट नहीं है कि आपने एक मुसलमान महिला और एक हिंदू महिला को आपने ब्रीफिंग के लिए खड़ा कर दिया। वो अच्छे लोग हो सकते हैं, व्यवहारिक हैं सब हैं, लेकिन वो इस कद के नहीं हैं कि वो दुनिया को ब्रीफ कर सकें हमारे वॉर के बारे में। इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। ब्रीफिंग हमेशा टॉप से आनी चाहिए। जो बाद में आपको समझ में आया, आपने विक्रम मिस्री और DGMO को ब्रीफिंग के लिए दिया। तो इस तरह की इवेंट मैनेजमेंट ये सब इलेक्शन के लिए अच्छा है, यहाँ के लिए नहीं। और इस गोदी मीडिया को तो आपको बहुत अच्छे से संभालना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या नहीं करवा देंगे। इतनी हंसी करवा दी इन्होंने, इतने मीम्स बने हैं कि आदमी पागल हुए जा रहे हैं। हम लोग नहीं, पाकिस्तानी, उनको लग रहा है कि वो जीत गए। क्या स्टार्ट कैसे कराची में मौत का नंगा नाच। फोर्ट तबाह हो गया है और हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये सारी जन्नत की हूरें यहाँ खड़ी हुई हैं और हम जन्नत और ये जन्नत और ये मौत का नंगा नाच हो रहा है। अब इस जीत से हम अपनी जीत तो मानेंगे ही, लेकिन इस जीत से जो सबक मिले हैं हमें, जो सबक मिलने चाहिए हमें, उन्हें हमें नहीं अनदेखा करना चाहिए।
धन्यवाद।